हेलो माय डियर स्टूडेंट, यूर मोस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे, इट मींस सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे। इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इट मींस कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो ये आज की वीडियो में हम टोटल कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे, इट मींस सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पर, अब हमें यह समझने की इंपॉर्टेंस है कि किसी भी इकोनॉमी में हम जब जीडीपी या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उस सारी एक्टिविटी को, उस इकोनॉमी में होने वाले सारी एक्टिविटी को हम कुछ आधार पे क्लासिफाइड कर लेते हैं, जिससे उस सेक्टर्स में होने वाले इनकम को कैलकुलेट करके हम जिससे अपना जीडीपी और नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ले इजी हो जाता है। तो इसलिए सेक्टर को समझना, उनको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, जनरली हम पहले अपने इंडियन इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, कुछ सेक्टर्स पे क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ मेनली रूप से 3 आधार हैं, 3 आधार पे डिवाइड किया गया है। एक ओवरव्यू है, चार्ट के थ्रू बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस आधार पे हम अपनी इकोनॉमी को, इट मींस क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम जनरली 3 आधार पे अपनी इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं। पहला जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, मतलब किसी भी इकोनॉमी में या हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के नेचर के आधार पे हम जो क्लासिफाई करते हैं वो 3 पार्ट में मेनली होता है। पहला आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर। तो ये तो आग हो गया आपका इकोनॉमी के एक्टिविटी के नेचर के आधार पे। एंड सेकेंड जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, मतलब जो वर्क कर रहा है, जो भी वर्कर है वो किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, उसके कंडीशन के आधार पे हम उसको डिवाइड करते हैं या इट मींस क्लासिफाइड करते हैं। तो जनरली दो पार्ट में ये क्लासिफाइड होते हैं, या तो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्कर जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा होगा या आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा होगा। ये 2 ही सेक्टर होते हैं आपके कंडीशन के आधार पे। या तो कोई भी, जो भी हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी हो रही है या जो वर्कर एक्टिविटी कर रहा है वो या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा होगा या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा होगा। एंड थर्ड जो हम क्लासिफाइड करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इट मींस ऑनरशिप के आधार पे जब हम डिवीजन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है वो किसके ऑनर्स में हो रही है, इट मींस प्राइवेट सेक्टर के ऑनरशिप में हो रही है या पब्लिक सेक्टर के ऑनरशिप में हो रही है। इसका मतलब तो हम और डीप में समझेंगे, एक एक करके हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक चार्ट है जिससे ये जनरली समझ में आ जाए कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है वो किन किन आधार पे क्लासिफाइड की जाती है। ये चार्ट आपको बहुत इजी वे में आपको ये डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा कि किस किस आधार पे हम अपनी इकोनॉमी को मतलब क्लासिफाई करते हैं। तो मेनली रूप से तो 3 आधार हो गए, और पहला हो गया आपका नेचर ऑफ द एक्टिविटी के आधार पे, इट मीन जॉब के आधार पे। तो 3 हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जो सेकेंड हो गया, जो आप वर्क करते हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके कंडीशन के आधार पे 2 हो गए, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। एंड थर्ड जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे, इट मींस जो एक्टिविटी हो रही है वो किसके ओनरशिप में हो रही है उसके आधार पे जब हम देखते हैं तो एक प्राइवेट सेक्टर हो गया एंड सेकेंड जो हो गया वो आपका पब्लिक सेक्टर हो गया। तो ये आपका जनरली एक चार्ट है जिसके थ्रू ये डिफाइन किया गया है कि आपकी इकोनॉमी में, इट मींस इंडियन इकोनॉमी में जो भी सारी एक्टिविटी होती है उसको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं कुछ सेक्टर्स में। तो एंड इसको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं और डिप में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, जो भी एक्टिविटी होती है हम अपनी इकोनॉमी में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही ऐड करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है?
क्योंकि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने जीडीपी में या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इट मीन्स इंपॉर्टेंस का सेंस यहां पे हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको पहचानना वो इंपॉर्टेंट होगा आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से, बट हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पहचानना होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को पहचानना होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, क्योंकि हम अपने जीडीपी या नेशनल इनकम में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही जो इनकम जनरेट होती है उसी को हम इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? दोज एक्टिविटीज विच जनरेट सम इनकम, वो सारी एक्टिविटी जिसके थ्रू कुछ इनकम जनरेट होती है उसे आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसे ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ऐसी तमाम तरह की एक्टिविटी है जो आप कर रहे हैं, अगर उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अदरवाइज अगर आप अपने शौक की वजह से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इनकम पर्पज से नहीं कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी आपकी, ठीक है। और हम अपने ये इसलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम अपने जीडीपी या नेशनल इनकम में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हुआ आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं। पहले हमें ये समझना इंपॉर्टेंट था कि हम किस तरह की एक्टिविटीज को हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी कर रहे हैं। ऐसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तरह की आपके घर में होती है, या आप शौक अपने शौकिया तौर पे अगर पढ़ा रहे हैं, किसी को टीच कर रहे हैं, या गाना गा रहे हैं, या घर में वॉक कर रहे हैं, तो उससे यहाँ कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन कोई वर्क आप कर रहे हैं इकोनॉमिक पर्पज से, इट मीन्स इनकम के पर्पज से, तो वो यहाँ आपके नेशनल इनकम या जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी एक्टिविटीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन। तो जनरली हमने पहले कहा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, या आप कह लीजिए जो एक्टिविटी है उसके नेचर के आधार पर जब 3 पार्ट में हमने कहा आपको डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो वन बाय वन करके देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी क्लास 9th में भी इसको स्टडी किया आपने और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन बहुत जगह कुछ कंफ्यूजन या कुछ डाउट हो जाता है बच्चों को कि किस किस तरह की एक्टिविटी को हम प्राइमरी में इंक्लूड करेंगे, किस तरह की एक्टिविटी को सेकेंडरी में, और ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टॉपिक। तो हम पहले प्राइमरी सेक्टर में देखते हैं कि क्या किस तरह की एक्टिविटी आती है। तो प्राइमरी सेक्टर में व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय exploiting nature resources, it means नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करके जो प्रोडक्शन किया जाता है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इस तरह की एक्टिविटी ही प्राइमरी सेक्टर में होती है, आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। इसको जनरली हम एग्रीकल्चर सेक्टर या इससे रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, इसमें एग्रीकल्चर को तो इंक्लूड किया ही जाता है, इसके साथ ही साथ डेयरी होता है, फिशिंग होता है, फॉरेस्ट्री होता है, एंड और भी कुछ एक्टिविटीज हो सकती है जो आपको ऐसा लगे जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके कोई इंटरमीडिएट गुड्स का यहाँ यूज नहीं हुआ हो, ठीक है। अगर नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन किया गया है तो आपकी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होगी। एंड सेकेंड हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ थ्रोवे। मतलब जब किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को आप चेंज कर देते हैं अदर फॉर्म में, थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट मींस मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को अदर फॉर्म में आप जब चेंज कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। इट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कि देखते हैं कोई कॉटन है तो वो कॉटन फर्स्ट प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आया है वो प्रोडक्शन, और जब उस कॉटन से फाइबर में मिल में फाइबर में चेंज होता है तो वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो जो फाइबर है, जो फाइबर में टर्न हो रहा है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में ऑल दोज एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो मैन्युफैक्चर के थ्रू बनी हो। इट मींस जो नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल प्रोडक्ट का
इस्तेमाल किया गया हो या जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया गया हो, तो वो सारी एक्टिविटीज आपकी सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाती है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं हम टर्शियरी सेक्टर पे। टर्शियरी सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर में क्या है, दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। टर्शियरी सेक्टर ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, बट लेकिन दे आर एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये मतलब टर्शियरी सेक्टर के थ्रू वो आपका कोई नया गुड्स का प्रोडक्शन तो नहीं होता, बट दे आर एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें ये कुछ अपना ऐड और सपोर्ट प्रोसेस और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है आपका टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, इसमें देखते हैं आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। आप जानते हैं जैसे कि टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जनरली टीचर, डॉक्टर, लॉयर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं आपको, वो सब टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है। ऐसे बहुत मेनली ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि आप बहुत इजीली ये क्लास 9 में भी आपने डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से आप समझते हैं इस टॉपिक को। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो देखते हैं इसमें, जो अकॉर्डिंग टू द बुक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को जब कंपेयरिंग करते हैं तो क्या है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नोन द टोटल प्रोडक्शन इन इस सेक्टर। मतलब हम कैसे काउंट करते हैं तमाम गुड्स और सर्विसेज को जो नोन द टोटल प्रोडक्शन इन इच सेक्टर, मतलब जो हर सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन, उसको हम अपने जीडीपी या नेशनल इनकम में कैसे काउंट करते हैं। ये बहुत ही इजी है, हम इसीलिए डिवाइड ही करते हैं। तो यहाँ 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि आपका जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है उसके 3 मेथड होते हैं। पहला तो होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है आपका इनकम मेथड और तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो बहुत ज्यादा उन मेथड पे आपको डिस्कस नहीं करना है, बस एक ट्रिक देख लेना है जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या प्रोसेस यूज करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कोई फार्मर है, व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है। सपोज दैट उसने 500 का प्रोडक्शन किया और उसने 500 का मिलर को, इट मींस जो मिलर है उसको सेल कर देता है। तो मिलर, ये प्राइमरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन 500 का हुआ, लेकिन मिलर ने 500 का व्हीट लेकर इसको फ्लोर में चेंज किया और उसे फ्लोर के रूप में 700 रुपीज में सेल कर दिया। तो मिलर ने अपना वैल्यू ऐड किया है जो वो सिर्फ 200 का किया है, क्योंकि 500 का इसने तो इंटरमीडिएट गुड्स यूज किया है। एंड फिर ये जो मिलर है ये बेकरी वाले को 700 रुपीज में एज अ फ्लोर के रूप में चेंज कर देता है, व्हीट को फ्लोर के रूप में चेंज करके बेकरी को सेल करता है। और बेकरी क्या करता है, इसको ब्रेड के रूप में टर्न करके और उसे कस्टमर को, इट मींस कंज्यूमर को 1000 रुपीज में सेल कर देता है। तो बेकरी वाले का जो यहाँ पे वैल्यू एड हुआ वो 300। ठीक है, अगर हम चाहे तो 2 तरीके, ऐसे भी हम अपने जीडीपी और नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू को ऐड करते हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर के द्वारा या कंज्यूमर के द्वारा जो कंज्यूम कर लिया गया हो उसको ही हम सिर्फ काउंट करते हैं, जो आपका फाइनल गुड्स, जिसे हम फाइनल गुड्स या सर्विसेज कहते हैं। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो नेशनल इनकम में क्या हो गया, फाइनल एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये 500 भी एज अ इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में हो गया, 700 ये भी आपका बेकरी वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन बेकरी वाले ने जो 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, इसलिए ये 1000 फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो इसलिए आपकी जो जीडीपी भी निकल के आएगी वो 1000 रुपीज ही निकल कर आएगी।
तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। इस तरह हम सेक्टर वाइज डिवाइड करके उसके द्वारा टोटल वैल्यू कितनी, या तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर ने 500 का वैल्यू ऐड किया और फिर इसके बाद ये सेकेंडरी सेक्टर ने यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300 की वैल्यू ऐड की, तो 500 प्लस 2 and 3 500 एंड 500 1000 रुपीज ऐसे भी आ जाएगा आपका जीडीपी। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी वैल्यू ऐड करके हर सेक्टर का अलग अलग वैल्यू निकाल कर भी ऐड करके आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा जो हमें समझना है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन जीडीपी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे यहाँ पे एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको हर जगह वर्क करेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसे भी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी किसे कहते हैं? तो जीडीपी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए पहले ही ये कह रहा है हम कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम सिर्फ ऐड करते हैं। प्रोड्यूस इन इस सेक्टर, जो हर एक सेक्टर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है उसकी ही वैल्यू हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर, एक साल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है सभी सेक्टर के, तीनों सेक्टर के द्वारा, उसी को हम ऐड करते हैं और प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। ये हमारा इस तरह हम तीनों सेक्टर का अलग अलग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन किया गया है अलग अलग निकाल कर उसको ऐड कर देंगे या ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स निकल जाएगा फॉर दैट ईयर। उस साल में कितना टोटल प्रोडक्शन किया गया है ये हमें पता चल जाएगा और इसको ही हम सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर गिव जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इससे हम ऐड करके अपने देश की जीडीपी निकाल लेते हैं। जीडीपी का मतलब ही सिर्फ इतना होता है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल वन ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा लॉजिक नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीडीपी में हम कैलकुलेट करते हैं वो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो हर एक सेक्टर के द्वारा जितना प्रोडक्शन किया गया है विद इन 1 ईयर, वो उसकी ही वैल्यू को हम ऐड करके अपने देश की जीडीपी निकाल लेते हैं। अब जीडीपी से फिर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें आपका सिंपल प्रोसेस होता है, क्योंकि हम नेशनल इनकम में जीडीपी जो होता है वो आप डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन होता है वो कैलकुलेट करते हैं, और नेशनल इनकम में हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है 1 ईयर वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने जीडीपी निकाल लिया तो उससे नेशनल इनकम बहुत इजी से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमने अब तक का ये टॉपिक कवर किया है और इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो टॉपिक इसका बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। तो अभी तक इतने सारे टॉपिक में जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की जिससे हेल्प हो सके। तो पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Have a nice day.